वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में हमने ड्राफ्टिंग शुरू किया था सब्जेक्ट अपना, तो जहां पर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे ड्राफ्टिंग को लेके, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कि जैसे हम लोगों ने ड्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ा था कि जैसे ड्राफ्टिंग इज बेसिकली is about your thinking and composing, is basically your personal skill and art, right? जैसा कि हमने ये भी डिस्कस किया कि ड्राफ्टिंग ऐसा कोई लॉ नहीं है, इसमें कोई प्रोविजंस नहीं है, इसमें कोई सेक्शंस नहीं है कि जो आपको समझने हैं, कि जो आपको याद करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद की काबिलियत है या खुद का आपका स्किल कह लो कि वो होना चाहिए, बट सर्टेन पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल ड्राफ्टिंग। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिक्स डिस्कस करेंगे बिफोर वी मूव टू एक्चुअल ड्राफ्टिंग। तो कुछ चीजों को अपने को अंडरस्टैंड अभी भी करना बाकी है, जो हम आज करेंगे या एक आधी क्लास में और होगा। तो डेफिनेटली हम पूरा अच्छी तरह से पहले ड्राफ्टिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, उसको समझने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि ड्राफ्ट होता क्या है, राइट? अब जैसे हमने ड्राफ्टिंग में कुछ पढ़ा, ड्राफ्टिंग की कुछ बेसिक हमने पढ़े, तो उसी में एक पॉइंट आता है कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ गुड ड्राफ्टिंग। अगर आपको याद हो, मैंने एक और बात बोली थी कि ड्राफ्टिंग का सबसे प्लस पॉइंट क्या है बेटा? ड्राफ्टिंग कभी भी आपकी गलत नहीं हो सकती। आप ड्राफ्ट करो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वो अलग बात है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो किसी को 1 मिले, किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले, राइट? किसी को 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन ड्राफ्टिंग, क्योंकि ड्राफ्टिंग कभी भी गलत नहीं होती। हाँ, ड्राफ्टिंग कैन बी ए पुअर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कैन बी ए गुड ड्राफ्टिंग और एक्सीलेंट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। इसी तरीके से कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल ड्राफ्टिंग। नंबर 1, जिसको हम कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे शॉर्ट में। इट सेज, अगर आप कोई चीज ड्राफ्ट कर रहे हो, कुछ प्रिंसिपल्स, हालांकि ये लॉ नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, ये डिफरेंट ऑथर्स ने कुछ एक प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि बिफोर ड्राफ्टिंग, बिफोर यू कमेंस ड्राफ्टिंग, the draftman should conceive the whole design of it। पहले आप ड्राफ्ट करो, उससे पहले आपको काम क्या करना है? यू शुड कंसीव द होल डिजाइन। होल डिजाइन मतलब कि क्या बनेगा, कैसे लिखना है मुझे, कौन कौन से पॉइंट मुझे इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आप कभी भी एग्जाम में भी बैठते हो तो आप पहले अपने दिमाग में चीजों को लेके आते हो, तो आपको पहले क्या करना है? यू हैव टू कंसीव ए होल डिजाइन कि भैया मैं कैसे लिखूंगा, कितने पैराग्राफ्स लिखूंगा, कैसे कैसे पॉइंट्स को मुझे डालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिपार्टमेंटली डॉक्यूमेंट्स को, पॉइंट्स को कैसे लिखना है, कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कितने पॉइंट्स बीच में आएंगे, कि सारे पॉइंट्स एक साथ ही कवर होंगे। दिस यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज आपको पता है फैक्ट क्या है, फैक्ट्स क्या लिखने हैं, आपको पता है लॉ क्या है, तो आप इजीली उसको लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली बिफोर यू गो फर्दर आपको पूरा डिजाइन कंसीव करना है। जैसे कि ये भी पॉइंट कि कौन कौन सी पार्टीज हैं, लाइक नेम ऑफ द पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज हैं, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पार्टीज की पूरी डिस्क्रिप्शन, उनका एड्रेस, ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैं कौन सा एग्रीमेंट बना रहा हूं, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट? सेकेंड पॉइंट विच सेज ए ड्राफ्टमैन, जनरली हम कहते हैं ना कि जो आप लिख रहे हो, मेक श्योर वो आप
समझ रहे हो क्या लिख रहे हो, यू ऑल्सो मीन इट कि वट यू वॉन्ट टू से। अगर मैं आज यहां पर पढ़ा भी रहा हूं तो मुझे भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं, उसका मीनिंग क्या है और आप उसका मीनिंग क्या समझ सकते हो। सो वही एक ड्राफ्टमैन के पास आर्ट होना चाहिए कि द ड्राफ्टमैन शुड बिगिन by satisfying himself। आप इससे पहले लिखो तो पहले अपने आप को आप सेटिस्फाई करो, किस चीज से रिलेटेड, बाय satisfying himself that he appreciates what he means to say। मतलब आपको शुरू करने से पहले ये दिमाग में आपको रखना है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, what he means to say, or we can say what he does not mean to say, right? Or we can say what he need not say। क्या आप कहना चाहते हो, क्या आप नहीं कहना चाहते, क्या आपको नहीं कहना चाहिए। क्लियर? क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, बिफोर यू राइट सब कुछ पहले आपको अपने दिमाग में आपको डालना है। एवरीथिंग शुड बी हियर कि मुझे कितना लिखना है, कौन कौन से पॉइंट मुझे डालने हैं, कौन कौन से पॉइंट मुझे नहीं डालने या नहीं डालने चाहिए। जब तक आप वो बेटा पूरा होल डिजाइन नहीं तैयार करोगे, राइट, सम टाइम इट हैपन्स, जैसे कहते हैं ना, हम किसी चीज को अगर वी क्रैम, अगर हम क्रैमिंग कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग रट्टा मार के हम बस लिखते जाते हैं फ्लो में, कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, फ्लो में काम खत्म हो गया, राइट। बट ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना। अपने को ड्राफ्टिंग में पहले समझना है, अंडरस्टूड। जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं है हम क्या लिखेंगे। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या लिखना चाहता हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इंटेंशन क्या है, व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई शुड से, व्हाट आई शुड नॉट से, राइट। कितना लिखना, कैसे लिखना, वो सब कुछ आपको अपने आप को पहले कन्विंस करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट आई मीन। जब तक आप कन्विंस नहीं हो आप अच्छा लिख नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वो होना चाहिए कि हाँ यार मुझे पता है मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूं। और मेक श्योर जो भी कोई डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करो, जो भी डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट करो, चाहे अगर मैं बात करता हूं कोई आप लेटर ही लिख रहे हो, चाहे वो आप सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल बात में बोलूं, मान लो आप लव लेटर लिख रहे हो जी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को, अब बताओ जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे भैया वो क्या समझेगा या वो क्या समझेगी। ठीक है ना, आप कुछ और कहना चाहते हो, अगला बंदा कुछ और समझे, पता लगा वो लव लेटर बन के वो रक्षाबंधन बन गया आपका। ठीक है ना, तो इंटेंशन शुड बी मेड वेरी क्लियर कि भैया मैं लिखना क्या चाहता हूं। और हमेशा जब कभी आगे हम लिखेंगे इस बात को, जब कभी भी ड्राफ्ट में लिखता है वो ये सोच के लिखता है कि मैं एज लेमैन ऑन द रीडर साइड, अगर मैं खुद इसे पढ़ूंगा, एक पॉइंट हम ये भी लिखेंगे कि बिफोर यू गो विद द फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल आप प्रिंट निकालो कि देखो जी मेरा ड्राफ्टिंग हो गया, एक बार उसे पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि आपने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, लिखा किसी और ने। नाउ यू शुड रीड दैट एज ए रीडर, कि आपको वो समझ आ रहा है जिस बंदे ने ये लिखा, वो बहुत जरूरी चीज है। तभी मैंने क्या बोला, आप कहना कुछ और चाहते हो, अगला बंदा समझ कुछ और गया तो गई भैंस पानी में। ठीक है ना भाई, मैंने तो उसको बोला था लव लेटर लिख के मिलने के बुलाने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन ही कुछ और निकल गया, वो कुछ और ही समझ गया या कुछ और ही समझ गई, तो फिर तो हो गया ना आपका काम। तो इसलिए बहुत क्लैरिटी चाहिए लिखने में। दैट्स व्हाई वी सेज
कि डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर, क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहां अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि सिंपल वर्ड्स should be used, simple word, right? सिंपल वर्ड्स शुड बी यूज्ड, कि सिंपल वर्ड लाइक कि हम इतने सिंपल वर्ड्स को यूज करें कि दैट वी डिस्कस कि हमारी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत अच्छा लिखते हैं, बट वी शुड गो फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि रीडर्स क्या समझ पाएगा। रीडर समझ पाएगा, वो तभी समझ पाएगा अगर हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे। बहुत सिंपल वर्ड यूज करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड शुड बी अवॉइडेड इन दैट, इन एनी ड्राफ्टिंग। जितना आपको आता है उतना लिखो, दैट्स इट, राइट? सिंपल वर्ड्स शुड बी यूज्ड। पॉइंट नंबर 4, द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, जो हम डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, मस्ट बी इंटेलिजिबल टू ए लेमैन। इंटेलिजिबल का मतलब जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं वो एक लेमैन, लेमैन कौन होता है? जिसको कुछ नहीं पता। इस तरीके से आपका ड्राफ्ट होना चाहिए। शुड बी इंटेलिजिबल, शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ड्राफ्टिंग में कभी ये नहीं कि आपने क्या लिखा एंड यू आर हैप्पी फॉर दैट कि यस मैंने क्या लिखा। ड्राफ्टिंग में शुड बी दूसरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो हर कोई इंसान बोलने के लिए अपना सही बोलता है, हर किसी की लैंग्वेज जो बोलता है उसको खुद समझ आ रहा होता है मैं क्या बोल रहा हूं। बट कई बार हम भी जब सुनते हैं किसी की बात तो लगता है कि भाई ये क्या बोलना चाहता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, राइट? तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से बोलना नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखना कि आप ही समझ पाओ। इस तरीके से लिखो कि जो लेमैन है उसको पढ़ेगा तो क्या वो वही मैसेज ग्रैब कर रहा है डॉक्यूमेंट से कि जो आप उसे पास करना चाहते हो। दैट्स व्हाई आई सेड कि पता चला आप कहना कुछ और चाहते हो, लिखा कुछ और, समझने वाला कुछ और समझ गया, तो भैया फिर तो काम हो गया, फिर तो कुछ और इंटरप्रिटेशन निकलेगी कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, राइट? सो मेक श्योर द ड्राफ्ट शुड बी इंटेलिजिबल टू ए लेमैन। एक लेमैन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए वो चीज कि आप क्या लिख रहे हो, राइट? द सेम वर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट में, द सेम वर्ड्स या टर्म्स, और वी कैन से expression should not be used in more than one sense. This is very important. Right? That we know one thing, एक चीज हमें बड़े अच्छे से पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि माई डियर इज वेरी डियर टू मी, ठीक है ना? तो डियर का मतलब ये होता है, बोलने पे आओ तो माई डियर, मेरा हिरन इज वेरी डियर, इज बहुत प्यारा, तो माई डियर इज वेरी डियर टू मी। अब एक ही वर्ड, ऑल दो स्पेलिंग्स आर डिफरेंट बट स्टिल प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में एक ही वर्ड होता है। अब आप किसी को बोलो जिसको ना पता हो तो वो बोले जी माई डियर इज वेरी डियर टू मी, वो कहता है डियर और डियर भैया मतलब क्या दोनों का, राइट? सो दैट्स व्हाई सेड आपको पता है, हो सकता है दूसरे को ना पता हो। अगर कोई एक इंग्लिश का वर्ड जिसके डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं तो मेक श्योर किसी भी डॉक्यूमेंट में सेम वर्ड विद द सेम एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड ओनली इन वन सेंस, नॉट इन डिफरेंट सेंस।
ठीक है, पता लगे कि आप ऊपर वो वर्ड यूज कर रहे हो जो उसका वहां पर इंटेंशन मीनिंग अलग निकलता है, नीचे वर्ड यूज कर रहे हो उसका इंटेंशन नीचे मीनिंग अलग निकलता है। बट एज ए लेमैन जिसको नहीं पता ज्यादा या इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है, अगर आप इंग्लिश में ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसको तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वहां पर उसका मतलब ये है तो यहां भी इसका मतलब यही होना चाहिए। बट आप कहते हो कि नहीं भैया यहां पर इस वर्ड का मतलब ये है, वहां पर उस वर्ड का मतलब ये है, एंड दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज वेयर वन वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग। सो भैया तो मेक श्योर ये गड़बड़ हम ना करें। बट मैंने एक और बात बोली कि ये लॉ नहीं मैं आपको बता रहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं किसी पर्टिकुलर एक्ट में लिखा है या कोई प्रोविजन कहता है या कोई सेक्शन कहता है कि ये चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बहुत सारे ऑथर्स ने बनाए हैं कि ऐसा होना चाहिए अगर आप अपनी ड्राफ्टिंग को अच्छे तरीके से करना चाहते हो। राइट, सो मेक श्योर same word, similar word with the same intention or expression should not be used in more than one sense. उसको एक ही जगह पर आप सिर्फ यूज करो, that's it. Point number 6, लीगल लैंग्वेज, अगर कोई लीगल लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो किसी भी ड्राफ्ट में जो नॉर्मली होती ही है, राइट, लीगल लैंग्वेज should be very precise, का मतलब बिल्कुल सही जो है, एंड एक्यूरेट। सबसे बड़ी बात लीगल लैंग्वेज में क्या होती है बेटा, हर लैंग्वेज में हर सेक्शन में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि आधा ग्लास खाली है, मैं उसको कहता हूँ द ग्लास इज हाफ एम्प्टी एंड यू से द ग्लास इज हाफ फिल्ड अप। सो इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां भी आप कोई लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, जहां पर लीगैलिटी की बात अगर आती है किसी ड्राफ्टिंग में, एग्रीमेंट में लिखने के लिए, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सही तरीके से यूज करो कि आप कहना क्या चाहते हो। जैसे हम लोग एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, सो एग्रीमेंट में हम जैसे लीगल पॉइंट्स कुछ लिखते हैं कि कल को डिस्प्यूट हुआ तो जुरिसडिक्शन कहाँ की होगी, कौन से कोर्ट में केस होगा, राइट, और आर्बिट्रेटर पॉइंट होगा तो कैसे होगा, कितने आर्बिट्रेटर पॉइंट होंगे। सो दैट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट व्हाट यू वांट टू से। कोई लूपहोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी फिर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के टाइम पे क्या होता है, उस एग्रीमेंट में से ही ये छोटी छोटी गलतियां, लूपहोल निकाल के एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर खेलती है कि भैया देखो एग्रीमेंट का मतलब तो ये निकलता है, दूसरा कहता है नहीं जी मतलब तो ये निकलता है, चलो जी लेट्स गो टू द कोर्ट विल डिसाइड व्हाट डज इट मीन। तो वो चीज पहले ही आप तरीके से एक्यूरेट लिखो कि कहीं पर कोई डिस्प्यूट ना हो। देन देयर शुड बी logical arrangement. There should be logical arrangement of the document. लॉजिकल अरेंजमेंट का मतलब सही तरीके से चीजों को लिखना, कैसे लिखना, मतलब इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, राइट। हम आगे एक और पॉइंट इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ के साथ साथ ये भी होता है कि ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने। तभी तो होता है कि पैराग्राफ्स चेंज करो। अगर मान लो अगर मैं भी कोई चीज, ये पॉइंट्स में जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, अगर मैं एक ही लाइन में बस लिखता चला जाऊं, फुल स्टॉप लगाऊं फिर आगे कंटिन्यू करूं, तो एक तो इतना बड़ा पैराग्राफ देख के आपको भी लगेगा ये क्या बात है भाई। पढ़ने में, उसको समझने में, शॉर्ट वर्ड्स, स्मॉल सेंटेंसेस आर ऑलवेज इजी टू अंडरस्टैंड। एंड ये सारी वही चीजें हैं जो आप जाने अनजाने में, इफ यू विल फाइंड, आप अपनी लाइफ में भी ये फील करोगे कि किसी भी पॉइंट्स को, पैराग्राफ्स को अगर आप बुलेट्स में सही तरीके से कन्वर्ट कर दो
instead of one paragraph which is of 7, 10, 8 या 15 lines, if you divide that into different bullets numbering wise, so you will also see कि that is easy to read, उसको समझना और read करना बहुत आसान हो जाता है. इसीलिए लॉजिकली अरेंजमेंट होना चाहिए कि तरीके से लिखो डॉक्यूमेंट को. ये नहीं कि जैसे आया आप लिखते चले जा रहे हो, कहाँ पे लाइन खत्म हो रही है ये भी नहीं पता, फुल स्टॉप कहाँ आना है पता नहीं, कोमा कहाँ आना है पता नहीं, नई लाइन स्टार्ट हो गई पर पता ही नहीं चल रहा है कि तो नई लाइन होगी, पुरानी तो खत्म हो गई. तो यही एक लिखने का तरीका होता है. और ये सारी चीजें बेटा आपके एग्जाम में भी काम आती हैं. ये पॉइंट तो वहां भी डिस्कस करते हैं जब हम लोग एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे कभी, जब काफी आगे जाके, तब ये भी चीज डिस्कस करेंगे कि वहां भी हम चीज डिस्कस करेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्जामिनर को भी पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो और कितना लिख रहे हो और कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो. राइट? नहीं तो कई बार क्या होता है एग्जाम में भी हम क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन शुरू, एक खत्म हुआ, नीचे साथ में दूसरा आंसर शुरू कर दिया विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी फर्दर मेंशनिंग टू इट कि ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह पर ये दूसरा आंसर स्टार्ट हो गया है. तो वहां पर क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है हर किसी की. तो इसीलिए एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल अरेंजमेंट प्रोसीजर, कि प्रॉपर तरीके से उसे अरेंज करो कि कहां पर कोई चीज आनी चाहिए. लीगल requirements should be complied with while drafting a document. Right? Legal requirements, like for example, it should be properly stamped, should be properly stamped if required. जो उसकी रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए, जहां जहां पर जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो होनी चाहिए. राइट? एनी legal requirement in case of dispute, अगर कल को dispute होता है तो भैया legal requirement क्या कहती है, वो should be properly complied with कि कहाँ होगा कैसा होगा. right? ये भी चीज ध्यान रखो क्योंकि sometime if legal requirements are not complied with, a document can easily be challenged. उसको इजीली चैलेंज किया जा सकता है कि लीगल ये गलत है या लीगली ये बाउंड नहीं है. या लीगल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करूं कि अगर हम किसी कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, राइट, हम ये भी देखेंगे कंपनी में, जैसे कि आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, दैट वी नो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर द ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट एनी एग्रीमेंट. और जो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे साइन करता है, सो ही शुड हैव द अथॉरिटी बाय द बोर्ड, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ऑथराइज करेंगे टू साइन द एग्रीमेंट. तो वी हैव टू सी कि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है. मतलब अगर कोई दो लोग इंडिविजुअल आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, लाइक हम और आप, सो दैट्स फाइन. बट अगर मैं कोई कंपनी के बिहाफ पे साइन कर रहा हूं, देन आई शुड सी वेदर कंपनी हैज गिवन मी द अथॉरिटी, वेदर द लीगल रिक्वायरमेंट हैज बीन ड्यूली कंप्लाइड विद. कि जो विशाल अरोड़ा साइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो भैया उनके पास पावर भी है. कौन है वो? तो कंपनी के डायरेक्टर है, बट एक्चुअली द कंपनी इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, द एग्रीमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय company and I am signing on behalf of the company, so where is that authority? Right? तो वो legal requirement आपको जरूर देखनी है ड्राफ्ट करते समय कहीं पे भी. Right? और the document should be concise and brief. Right? जिसको बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा डॉक्यूमेंट. हाँ, दे मे बी रिक्वायरमेंट कि आपको कई बार कोई एग्रीमेंट को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है. कई एग्रीमेंट तो 25-25 पेज के होते हैं, 50-50 पेज के होते हैं, कई एग्रीमेंट 5 पेज के भी होते हैं. तो इट शुड बी कंसाइज एंड ब्रीफ, बट दैट ऑलवेज नॉट नेसेसरी. इट इज समटाइम्स
sometimes long documents may also be required. So that's ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक वी कैन से एक इंटरप्रिटेशन है एक ऑथर की कि भैया डॉक्यूमेंट जितना छोटा है कंसाइज है समझने में आसान होता है. ये तो हमारे साथ भी है, हम कुछ चीज देखते हैं बहुत बड़ी है तो हम खुद घबराते हैं इतना कौन पढ़ेगा यार. एज सिंपल एज दैट. जो चीज छोटी और कंसाइज होती है कहते हैं हाँ यार ये तो हम पढ़ लेंगे. तो कहाँ से क्या होता है, वहां से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना शुरू हो जाता है. सो ऑब्वियसली इट शुड बी concise and brief, but sometime we need, depending upon the nature of agreement, depending upon आप क्या क्या पॉइंट उसमें डाल रहे हो. हाँ कुछ बेसिक पॉइंट तो होते ही हैं. एंड यू नो जब हम एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, राइट, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना इतना आसान है. आई वुड से कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो हर एग्रीमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते ही होते हैं. कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हर एग्रीमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं. अगर हम लोगों ने उन बेसिक कंसेप्ट्स को अगर समझ लिया तो आप समझो कि आपने सारा एग्रीमेंट कर लिया. बस वो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टीज, उसकी किस चीज का नेचर ऑफ एग्रीमेंट वो बदलता रहता है. बट बेसिक कंसेप्ट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने का एक ही होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो इसीलिए इट शुड बी कंसाइज एंड ब्रीफ. वो हम लोग एक कंसेप्ट तैयार करेंगे जब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं हर एग्रीमेंट में ये होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हो. तो काफी तो आप लिखने पे हो तो आधा और एक पेज तो हमारा उसी में भर जाता है यार कि ये चीज तो होनी ही होनी है. एंड ऑब्वियसली हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो विल तो ड्राफ्ट लॉट्स ऑफ एग्रीमेंट्स, राइट. बेसिक कंसेप्ट वही है. एग्जाम में तो एक या दो ही तो पूछते हैं, दैट्स इट, राइट. सो मेक श्योर कि इट शुड बी. हाँ, और अगर आप जितना बड़ा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हो सो मेक श्योर उसमें एक और पॉइंट, मेक श्योर द लेंथी डॉक्यूमेंट जितना भी होगा यू शुड ऑलवेज रिकंसिडर इट, यू शुड ऑलवेज रीड इट अगेन. वैसे तो हर डॉक्यूमेंट को आपको दोबारा पढ़ना चाहिए एज ए लेमैन, बट जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आपको फिर उसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी उसको समझने के लिए. उसको दोबारा पढ़ो, उसे दोबारा देखो कि भैया ठीक लिखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, राइट. जैसे कि है कि बिफोर फाइनली पासिंग ए ड्राफ्ट, the draftsman should reconsider it. मतलब इन सिंपल वर्ड, आपने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, आप उसको एक बार रिकंसिडर करो. राइट, दैट मीन्स he must satisfy himself that the draft means what he intends and its terms are clear and definite. Right, before you go for final version, आप खुद अपने आप को कन्विंस करो कि आप जो लिखना चाह रहे हो वही है, उसके टर्म्स, कंडीशंस, पॉइंट्स सब क्लियर हैं, डेफिनेट है, मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है. या इन सिंपल वर्ड आप वही जो लिख रहे हो वही है जो आप कहना चाहते हो, राइट. इसीलिए यू शुड ऑलवेज गो थ्रू दैट.
हम लोग, वो अलग बात है कि एग्जाम में तो आपके पास मौका नहीं होता कि उसे पढ़ो और काट के दोबारा लिखो, वो तो चलो एक पॉइंट है, हम आगे इसको करते हैं यूज लाइफ में। अब हम कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हैं या आप कोई आज की डेट में कोई चीज़ ड्राफ्ट करो या कोई चीज़ लिखो, तो आपको भी पता है आप उसको 4 बार काटते हो, देखते हो, सोचते हो, लिखते हो। ऑल दो एग्जाम में वी डोंट गेट मच टाइम और हम बार बार उसे काट नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे तो अपने को एक्सपर्ट होना पड़ेगा, राइट, इतना लिखना पड़ेगा। बट जनरली हम लोग करते क्या हैं, आज के दिन में अगर मैं आपको ही बोले एक लेटर लिखो, राइट, तो आप भी क्या करोगे, सोचोगे, दिमाग में पॉइंट लेके आओगे, यू विल पुट इट इनटू द वर्ड्स, यू विल पुट राइट इट ऑन द पेपर, राइट। अब उसमें क्या होता है, कई बार हम चीज़ों को याद करते हुए या उसको रीराइट करते हैं, कोई चीज़ लिख दी, नहीं यार इसको ऐसे मत लिखो, उसको काट के मैं काम बताऊँ और अच्छा लिख सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट वी डू, हम भी तो वही काम करते हैं जो ये प्रिंसिपल्स ड्राफ्टिंग के क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि देखो, सिंपल लिखो, समझो और लेमैन की तरह सोचो कि आपने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, राइट, देन राइट इट। तभी मैंने क्या बोला, अगर पढ़ने वाला कुछ और ही समझ लेगा तो फिर तो आपका तो काम वहीं पे खत्म हो गया ना यार। जैसे कि सिंपल सी बात मैंने भी बोला कि आपको अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखनी है, अब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो, पता लगा आपने यहाँ पे लेटर लिखे बड़े प्यार से, वो उधर से रक्षाबंधन मनाने बैठ गई कि भैया आपकी चिट्ठी का मतलब तो ये निकला मुझे, आपने ऐसे लिखी चिट्ठी जैसे लगता है भाई का प्यार है बहन के लिए, राइट। तो क्या होता है, इंटरप्रिटेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप क्या करोगे तब, भाई मैं तो ये लिखना चाहता था, दिमाग में कुछ और था, लिखा इस तरीके से, समझने वाला कुछ और ही समझ बैठा। सो दैट शुड नॉट बी देयर, वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, राइट। उसी बात का फायदा होता है, उसी बात के लिए हम कहते हैं कि ड्राफ्टिंग ऑलवेज कम्स विद यू कैन से विद प्रैक्टिस, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ड्राफ्टिंग अच्छा कर पाओगे, ये चीज याद रखना। और प्रैक्टिस सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जनरली मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, आप जितना ड्राफ्ट करोगे थोड़े टाइम बाद यू विल गेट बोर, राइट, बिकॉज आई हैव सीन। आपको क्या होगा, अच्छा सर ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो गया, बेसिक अपने को समझ आ गया एग्रीमेंट का, तो यू विल से सर अब समझ तो आ ही गया ना, अब क्या करना है, अब तो मुझे मालूम है क्या करना है, इसमें ये पॉइंट आना है, इसमें ये पॉइंट आना है, इसमें वो पॉइंट आना है, आई नो एवरीथिंग सर, नाउ आई कैन डू इट। बट नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक कॉन्फिडेंस जो आपको मार देता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपने लिख दिया, आपने दिमाग में बिठा लिया, बट जब तक खुद उसको राइटिंग पे नहीं करोगे, ये चीज याद रखना, तब तक आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते हो, राइट। आपको अपने पेपर पेन को घिसाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक तरीके के एग्रीमेंट को कम से कम 2-2, 3-3 बार, कि जब तक आप लिख नहीं लेते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, राइट। एंड आई एम श्योर, ये बात मेरी याद रखना, आपको कुछ टाइम बाद ड्राफ्ट करने के बाद आपको दिमाग में होगा सर अब तो आ गया अपने को, आपको टेंशन क्या है, हाँ बस दिमाग में पॉइंट हो गया, ये एग्रीमेंट बनाना है सर, इसमें ये पॉइंट आएगा, इसमें ये पॉइंट आएगा, इसमें ये पॉइंट आएगा, इसमें पॉइंट आएगा, खत्म जी, काम खत्म। पता ही अपने को लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे हम, नहीं, यू हैव टू ड्राफ्ट इट, राइट। और यही कुछ लाइफ के साल है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर मुझे कोई चीज ड्राफ्ट करने को मिले, जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, हम लोग एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं ऑफिस में, सो व्हाट डू आई डू, मैं अगर खुद कर रहा हूँ, जनरली तो स्टाफ है, ट्रेनीज हैं, ये जो और कंपनी सेक्रेटरी, आई हैव 2 कंपनी सेक्रेटरी इन माय फर्म, तो वो करते हैं, बट जनरली व्हेन आई हैव टू डू इट, इवन नाउ व्हेन दे हैव टू डू इट, एक्सेप्ट ट्रेनीज, सो उनको भी क्या लिबर्टी है कि आफ्टर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ लेट्स से फॉर 5-6 ईयर्स उनको है, और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस है इस प्रैक्टिस में। अब मुझे जब कोई चीज ड्राफ्ट करनी होती है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ड्राफ्ट नहीं करता, मैं क्या करता हूं, जो आजकल और कोई करता है, कॉपी पेस्ट। एग्रीमेंट तो इतने बने हैं, पढ़े हैं, अच्छा ये वाला है, उठाया, पार्टीज का नाम चेंज किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करी, मेरे पास ड्राफ्ट पड़ा जी, मैं तो ड्राफ्ट कर लूंगा, दैट्स इट। दिस इज व्हाट एवरीवन डज नाउ, दिस इज व्हाट यू विल डू, जो आप भी करोगे। बट जनरली आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स, एटलीस्ट अपने करियर के 3 साल 4 साल ये काम मत करना, बाकी लाइफ लॉन्ग। अब पता है, अब मैं ड्राफ्ट खुद टाइप करूं, मैं 10 पेज का एग्रीमेंट, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, जबकि मुझे पता है कैसे ड्राफ्ट होता है, आई नो आई हैव एक्सपर्टीज इन दैट, तो मैं क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके टाइप करूं। लेट्स गो फॉर कॉपी एंड पेस्ट ना, यही तो हम करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे ना, यही तो फायदा कंप्यूटर का यार, वी शुड सेव आवर टाइम। लेकिन वो तब करो, वो आपको तब करना चाहिए जब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, जब आपको पता है मुझे आता तो अच्छे से है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग माई टाइम, ठीक है ना। बट अगर मैं आज आपको बोलूं आप करो, आप नहीं कर पाओगे। आप कॉपी पेस्ट कर लोगे,
वहां से देख के चेंज कर लोगे, लेकिन खुद कभी भी आपको करना पड़ा तो वो आप कभी नहीं कर सकते। वो तभी कर सकते हो बेटा जब आप प्रैक्टिस करो। इसलिए दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइस, इवन मैं अपने ऑफिस में ये चीज एडवाइस करता हूँ हर किसी को, अपने ट्रेनिंग्स को, भैया मेरे पास पूरा मटेरियल है, अब जैसे कोई रेजोल्यूशन बनाना है, किसी क्लाइंट के मिनट्स बन रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा मेरे पास तो पूरा ड्राफ्ट पड़ा है हर चीज के, इतनी कंपनियां सबके मिनट्स भरे पड़े हैं मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट करो, आपको एक दिन लगेगा किसी कंपनी के मिनट्स बनाने में आराम से। बट आपने उसमें क्या सीखा? आप तभी सीख पाते हो जब खुद अपने हाथों से आप उस चीज को लिखते हो। लेकिन जब तक नहीं लिख पाओगे, जब तक नहीं लिखोगे, तो मेक श्योर आपको ड्राफ्टिंग समझ नहीं आएगी। जितना मर्जी कोई आपको अच्छा पढ़ा ले, तभी हमने क्या लिखा है, ड्राफ्टिंग इज एब्सोल्युटली इंटरपर्सनल स्किल। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने, ये आपका स्किल है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, आपकी लिखने के तरीका अच्छा है, तो आप किसी से भी अच्छा लिख सकते हो। तभी मैंने बोला ड्राफ्टिंग कभी भी गलत नहीं होती। हाँ, पुअर होती है या गुड ड्राफ्टिंग होती है, एक्सलेंट होती है। कोई ये कहेगा कि हाँ जी ड्राफ्टिंग है, आपने ड्राफ्टिंग अच्छी करी, आपने ड्राफ्टिंग गलत करी। कोई ये नहीं कहेगा कि ये वो है, क्या बोलते हैं, गलत कह रहा हूँ सॉरी, अच्छी करी या खराब करी। कोई ये नहीं कहेगा गलत है। लिखने के मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। कोई कितना अच्छा लिखता है, जैसे कि जो कितना मीठा होगा, जितना गुड डालोगे आपको उतना मीठा मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय ड्राफ्टिंग, राइट। ये सब चीजें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वी शुड फॉलो, बट दीज आर नॉट रूल्स। कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं इसको गवर्न करता कि अगर आपने लंबा एग्रीमेंट लिखा तो भैया तो मार्क्स ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि एज पर द प्रोविजन ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी कंसाइज। भैया ये कहाँ लिखा है? एग्रीमेंट की नेचर है, कोई एग्रीमेंट 10 पेज का है, कोई 5 पेज का, कोई 2 पेज का, कोई 50 पेज का। इट्स बेसिकली द नेचर ऑफ एग्रीमेंट, राइट। तो इसीलिए एक बात याद रखना, जब तक आप खुल के इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीजों की, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ड्राफ्टिंग के कुछ प्रिंसिपल पढ़े, एक ऑथर है हमारे फॉलोअर, फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ये एक ऑथर है फॉलोअर, इन्होंने 5 रूल ड्राफ्ट किए, 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग। दिस आर 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग कि अकॉर्डिंग टू, कहता है कि एनीवन जो अच्छा ड्राफ्टमैन बनना चाहता है, जो कहता है जी मैं अच्छे तरीके से लिखूं, तो ये फॉलोअर भाई साहब कहते हैं कि मेरी कुछ बातें आप दिमाग में रख लो। वो कितनी रखें वो तो हमारे ऊपर है, बट ये भाई साहब ने कुछ अपनी एडवाइस दी है कि ऐसे होना चाहिए। हर कोई देता है, तो इन्होंने भी दे डाली कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे से होना चाहिए ड्राफ्टिंग में। कैसे? ये कहते हैं कभी भी आप ड्राफ्ट करो, राइट, या खुद बताओ, अगर हम ड्राफ्ट करते हैं कोई भी चीज, शुड वी यूज द फेमिलियर वर्ड्स और शुड वी यूज द वेरी अनकॉमन वर्ड्स विच आर फार फेस्ट वर्ड्स, हम जिनको बोलते हैं, जो बहुत अनकॉमन होते हैं। तो ड्राफ्टिंग में हमें कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए? कि वर्ड्स विच आर फेमिलियर वन और द वर्ड विच आर नॉट कॉमन। ऑब्वियसली फेमिलियर वन, तो ये भी वैसे वही बोलते हैं कि प्रेफर द फेमिलियर वर्ड्स टू द फार फेस्ट। फेमिलियर वर्ड्स क्यों? सिंपल सी बात है, फेमिलियर वर्ड्स easy to understood, and this is the beauty of English language। एक वर्ड के 4 मीनिंग, राइट। एक ही वर्ड को आप इंग्लिश में 4 तरीके से लैंग्वेज में लिखते हो, होती है ना। जैसे मैंने बताया कि माई डियर इज वेरी डियर टू मी, अब बंदा डियर में गुम हो जाए कि माई डियर भी है, इज वेरी डियर टू मी है, एंड माई डियर इज डियर वेरी डियर। डियर एक सम पॉइंट भी आता है कि द थिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव, सो माई डियर इज डियर वेरी डियर, तो मेरा प्यारा हिरन बहुत महंगा है। अब एक ही वर्ड को आप डिफरेंट यूज करो, ऑल्दो द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट बट स्टिल फोनेटिकली साउंड सेम। सो माई डियर इज वेरी डियर। सो ऑब्वियसली इस तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
राइट? ऑलवेज यूज फेमिलियर वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स, जिसको हम भी बोल सकते हैं फेमिलियर वर्ड्स विच आर वेरी कॉमन. कॉमन का मतलब विच आर वेरी इन यूज, जो बहुत यूज किए जाते हैं. राइट? अब आप लोग की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हो, कुछ लोगों को होता है ना रीडिंग का शौक होता है. राइट? अब आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हो, जो एंड इट्स इफेक्ट, जो लोग रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट देखते हैं तो उनकी वोकेबलरी बड़ी अच्छी होती है एज कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन जो रीडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता. हाँ, वो भी बोलता सही है, ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज व्हाट टू स्पीक, बट वोकेबलरी आपकी हमेशा रीडिंग से आती है. एंड वन हु हैज गुड वोकेबलरी, उसको ड्राफ्ट करने को बोल दो. या जो कोई पोएट होते हैं, पोएट की आप उनकी जब पोएट्री पढ़ो समझ नहीं आती, ऊपर से निकल जाती कि लिखा क्या है, वो उसका दूसरा मतलब समझाते हैं, तो भाई तो सिंपल तरीके से लिख देते ना, तो घूमने की जरूरत क्या थी. ठीक है ना? तो वो सिंपल तरीका अपने को यूज करना है. एंड बेस्ट पार्ट ड्राफ्टिंग में यही है. सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू शुड यूज द वर्ड जो बहुत अनकॉमन है और आपको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, वो चीज हमें नहीं चाहिए. हमें वो चीज चाहिए उल्टा यहां पर जो सबको समझ आए, सबको समझ आए. एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट विद वेरी गुड पार्ट इन ड्राफ्टिंग. ये ड्राफ्टिंग में सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको अपने तरीके से सिंपल लिखना है. आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं इतने इतने वर्ड्स नहीं लिख सकती. वो चीज हमें चाहिए भी नहीं है. यही हम कहते हैं कि भैया सिंपल वर्ड लिखो ना. राइट? ऑलवेज प्रेफर द सिंपल वर्ड्स. प्रेफर द कंक्रीट वर्ड to the abstract. Right? Concrete, the complete word. Abstract नहीं, short form नहीं, कंक्रीट वर्ड लिखो, प्रॉपर वर्ड. इसका मतलब क्या है? जो कि क्लियर मीनिंग आपको दे. ठीक है ना? So prefer the complete word and always prefer the single word prefer the single word to the circumlocution. That means roundabout construction. सिंगल वर्ड मतलब बातों को ज्यादा घुमाने की बजाय, जिगजैग करने की बजाय, गो विद द सिंगल वर्ड जो एक वर्ड में बात समझ आ जाए. सिंगल वर्ड मतलब नॉट एग्जैक्टली सिंगल वर्ड है. सिंगल मीन करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन कि ऐसे होगा या वैसे होगा, ऐसे होगा, और आपको ऐसा रास्ता निकालो कि शॉर्ट वर्ड्स में, सिंगल वर्ड में योर मैटर शुड बी फास्ट, कि क्लियर होना चाहिए. इंस्टेड आप घुमा के कहानियां लिखो, मतलब कहानियां नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बात करो. राइट? पॉइंट नंबर 4, this is prefer short word prefer the short word to the long, because short words are easily grasped. शॉर्ट वर्ड हमेशा इजीली अपने को समझ आ जाते हैं. ठीक है ना? ज्यादा बड़े वर्ड समझने में भी दिक्कत होती है, तो शॉर्ट वर्ड आर इजीली ग्रैप्ड. शॉर्ट वर्ड यूज करो. ऑलवेज प्रेफर दैट. प्रेफर
द सैक्सन वर्ड टू द रोमन। हमेशा सैक्सन वर्ड यूज करो रोमन की, जैसे नंबरिंग की बात करें, रोमन में लिखा जाता है ना 1 2, इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट? तो रोमन वर्ड sometime can create confusion या complications, क्योंकि वो चीज किसी को समझ नहीं आती कि उसका मतलब क्या है। नॉर्मल हम वर्ड्स कैसे लिखते हैं, जैसे मैं भी बुलेट पॉइंट बना रहा हूँ न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से लैंग्वेज, इस तरीके से वर्ड यूज किए जाना ये, rather than go with the रोमन न्यूमेरिकल वर्ड्स। सो बिकॉज जनरली इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशन, मतलब नॉट इजी टू, ये भी लिखते हो कि नॉट इजी टू अंडरस्टैंड टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि एक पॉइंट पे आ गए तो ये भी नहीं हमें समझ आते रोमन वर्ड्स कहाँ तक जाते हैं, खुद इवन वी आर कंफ्यूज। 1 2 3 4 5 एल एम बहुत ऊपर तक काउंटिंग इनकी जाती है, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इजीली। सो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशंस और ये कंफ्यूजन ही क्रिएट करते हैं। सो दीज आर द 5 फॉलोअर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, कि 5 रूल्स कि वी शुड डू दिस। अगेन लॉ नहीं है, वो एक अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहा है कि इस तरीके से करो, काफी आपको फेमिलियर वर्ड यूज करो, कंप्लीट वर्ड यूज करो, ना कि एब्स्ट्रैक्ट यूज करो। इंस्टेड ऑफ राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन गो विद द सिंगल वर्ड, देन शॉर्ट वर्ड यूज करो rather than the lengthy one, because short word easily grasp हो जाते हैं। और हमेशा go with the Saxon word rather than the Roman words, right? एक और पॉइंट, नॉट इवन दिस रूल, जनरली एक और पॉइंट बोला जाता है इसी में ही कि ऑलवेज prefer while drafting, always prefer active voice than passive voice। always prefer, अगेन लॉ नहीं है, वो कहता है यार ऑलवेज ट्राई यूज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस rather than the passive voice। अब क्या होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है मालूम है? नहीं। पढ़े तो होंगे। एक्टिव वॉइस होता है कि जो डायरेक्ट बात बोली जाती है, एक्टिव वॉइस डायरेक्ट बात को बोलना। पैसिव को इस सेंस में समझते हैं जो इनडायरेक्टली घुमा के बोला गया, राइट? जैसे कि एक्टिव वॉइस, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट? आई एम टीचिंग यू। इसको पैसिव में लिखना मतलब वही है, बट पैसिव में उसने लेके चले जाओ दैट, अब आप क्या लिखोगे? आई एम टीचिंग यू की बजाय आई विल से यू आर बीइंग टॉट बाय मी, राइट? ठीक है ना, समझ गए? तो उसको बोलते हैं ये काम करना, उसको कहते हैं ऐसे बोलना, इनडायरेक्ट से उसको घुमा के बोलना, दैट इज कॉल्ड पैसिव। सो दैट शुड बी अवॉइडेड, ऑलवेज गो विद द एक्टिव वॉइस, राइट? जैसे मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने पानी पिया, सो मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ए सिंपल, समझ भी आता है, राइट? अगर इसको मैं पैसिव में लिखूंगा तो क्या होगा? द वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मी, ठीक है ना? मैंने उसको मारा, आई हिट हिम, राइट? सो ही वॉज हिट बाय मी। दोनों बातों में मतलब वही है, लेकिन एक्टिव कहता है जी आई हिट हिम, राइट? पैसिव कहता है ही वॉज हिट बाय मी, so that is passive, so वो should be avoided। जनरल लिखता कोई नहीं है, वो लिखना भी नहीं चाहिए, लिखता कोई है नहीं। वैसे भी हम भी लिखते तो हमेशा सिंपल, हम एक्टिव ही लिखते हैं। हम जनरल अपनी भाषा में भी, अपनी रूटीन लैंग्वेज में भी ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस। हम यही बोलेंगे ना मैंने पानी पिया, राइट? मैं ऐसे तो बोलेंगे यार मैं पानी पी रहा हूँ, हाँ यार पानी मेरे द्वारा पिया जा रहा है। कोई बोलता है ऐसे? नहीं बोलता। मैंने उसे मारा, ऐसे बोलेंगे मैंने उसे मार दिया यार, नहीं यार वो मेरे द्वारा मारा गया, ठीक है ना? तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता। वी ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस इन आवर लाइफ। सो वही चीज अपने को ड्राफ्टिंग में यूज करनी है। दैट्स व्हाई अगर मैं इसको ना भी लिखूं यहाँ पर इनडायरेक्टली वो हम वही यूज करते ही हैं। तो उस तरीके से ही अपने को ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग कुछ नहीं, जो हम रोज रूटीन में करते हैं, जैसे सोचते हैं, बस उसको एक पेपर पे लिखना,
तरीके से वो ड्राफ्टिंग है। हाँ, बस कुछ एग्रीमेंट्स आ जाते हैं जहां पर अपने को कंसेप्ट देखना है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। इट सेज अनदर कुछ पॉइंट जो हम और नोट कर सकते हैं अपने ड्राफ्टिंग में, कुछ दो चार चीजें और आई विल डिस्कस बिफोर आई वाइंड अप दिस क्लास। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ड्राफ्टमैन शुड बिफोर यू गो फॉर ड्राफ्टिंग यू शुड हैव ए होल डिजाइन ऑफ इट, कि आपके पूरा दिमाग में होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। जनरली दिस इज वी डू। सेल्फ अप्रेजल, right? It says once the draft is ready, एक बार अगर ड्राफ्ट अगर रेडी हो गया, the draftsman should appraise it. Should appraise it, self appraisal. सेल्फ अप्रेजल क्या होता है? पहले खुद उसको देखो, शुड अप्रेज इट। with respect to available facts, कि जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ठीक लिखा। विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ, जो लॉ एप्लीकेबल है वो सही उसमें मेंशन हो रहा है। लॉजिकल, presentation of facts, use of simple language, right? ठीक है ना? आप सेल्फ अप्रेजल करो। सेल्फ अप्रेजल का मतलब खुद उसे एक बार पढ़ो, या उसे बोलते हैं रिकंसिडर इट, कि आपने जो पढ़ा देखो अच्छे से। वही बात विच आई सेड अर्लियर, कि जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं मैंने उसको यहां पे लिख दिया है, और एज लेमैन दूसरे बंदे को वही समझ आ रहा है, राइट? तो अच्छे तरीके से पहले उसे समझो एंड देन करो। एंड इफ रिक्वायर्ड go for expert opinion, right? It is always advisable to go for expert's opinion. So it is always advisable to go for expert opinion if required, not necessary. अगर आपको लगता है कि आपने कुछ चीज ड्राफ्ट करी है, राइट? आपने कुछ चीज ड्राफ्ट करी है, आपको लगता है कि वो चीज एक्सपर्ट ओपिनियन, याद हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में चीज पढ़ी हुई थी कि व्हाई ड्राफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, लीगल एडवाइस। अगर आपको पता ही नहीं है ड्राफ्ट कैसे करना है तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे लोगे? आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने जो चीज की है गलत की है सही की है। आपको पहले उसकी नॉलेज होगी, देन यू विल गो फॉर द लीगल एडवाइस एंड लीगल एक्सपर्ट। ठीक है जी? तो ये कुछ चीजें हैं दिमाग में रखनी है बिफोर वी स्टार्ट ड्राफ्टिंग, बिफोर वी गो फॉर ड्राफ्टिंग। इसके साथ ही कुछ समथिंग
डिफाइन किए गए हैं सम डूज एंड डोंट्स, लाइक कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए इन ड्राफ्टिंग. You can write some do's and don'ts. In drafting. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? जैसे कि some do's, जो हम ये निकल के घूम फिर के उसी में से आते हैं, जो हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं. तो ये पूछा था कि क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वही चीजें घूम फिर के यू विल सी कि कंसेप्ट वही है. रेड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड. मतलब राइट शॉर्टर सेंटेंस. छोटे सेंटेंस रखने, ज्यादा बड़े नहीं करने. ये वही चीजें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट डूज एंड डोंट्स की शेप में है. यूज सिंपल वर्ब, सिंपल लैंग्वेज यूज करो. चूज द राइट वर्ड. चूज द राइट वर्ड, जिसमें ये भी आता है कि हम बोलते हैं ना अवॉइड roundabout construction. यूज कौन सा वॉइस यूज करना है? वी शुड गो फॉर एक्टिव और पैसिव? वी शुड गो फॉर एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस, right? Then the passive voice. Try and express ideas in fewer words. Avoid unnecessary repetition. राइट बार बार चीजों को नहीं लिखना. अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन. नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू आर writing. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है. एक्चुअल लाइफ में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप जो लिख रहे हो आपको उसका मतलब पता है, राइट? मतलब अब आप कोई चीज लिख रहे हो और मैं आप ही को पूछता हूं, अब आपने कहीं से कॉपी किया, कहीं से नकल मारी, कहीं से उठा लिया ये वर्ड, मतलब आपको नहीं पता. आपको पता यहाँ पे फिट हो गया, या कहीं से आपने कोई फ्रेज उठा के अपने डॉक्यूमेंट में डाल दी उठा के. तो आपको पता होना चाहिए ना आप क्या कर रहे हो. कल को मैं ही आपको पूछूं, अच्छा आपने ये अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, राइट? तो व्हाट डज इट मीन? अब आप खुद ऐसे देख रहे हो कि जैसे पता नहीं कहीं और से लिखा हुआ है, खुद ऐसे लुक दे रहे हो उसको कि भैया तो मुझे भी नहीं पता. तो ऑब्वियसली हाउ व्हाट इंप्रेशन इट विल गिव कि यू आर राइटिंग ए डॉक्यूमेंट. आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, उसके अंदर आप ही ने लिखा और आप ही को उसका मतलब नहीं पता, राइट? जनरली आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूं तो जो
आते हैं इंटरव्यूज देने, इंटरव्यू वो सीवी लाते हैं अपना, राइट। अब सीवी पता है लोग कैसे बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेटा, 4-5 चीज़ें लिख दी, ऊपर से तो ऑब्जेक्टिव लिखा होता है और बड़ा अच्छा अच्छा लैंग्वेज में लिखा होता है, माई ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पोरेट समथिंग समथिंग, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं उन्होंने। सबसे पहले व्हाट आई डू इज, ये सीवी आपने बनाया, हाँ जी मैंने बनाया, तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या लिखा आपने, वो सोच में पड़ जाता है, कहता है नहीं सर वो तो मैंने कहीं से कॉपी कर लिया था। चलो ठीक है। हॉबीज क्या है आपकी, अब लिखने कहते हैं ना नकल के लिए वकल चाहिए होती है कई बार, या तो लिखो तो आपको पता ना चाहिए आप क्या लिख रहे हो और आप समझ जाओ कि मैंने क्या लिखा। ठीक है बेटा हॉबीज क्या है आपकी, सीवी में तो ये लिखा सब कुछ होता है, हॉबीज है, अच्छा वो बताता है सर ये है, पर मैं कहा इसमें तो आपने ये लिखा है, तो अच्छा सर वो मैंने कहीं से लिख दिया होगा, वो मैंने कहीं से लिख दिया होगा सर, वो नहीं है। मतलब आप कोई चीज लिख रहे हो, आप कोई चीज बता रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट है, आप ही ने लिखा, बट आप यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, व्हाट डज इट मीन। तो जो आप लिख रहे हो ये गलती आप लाइफ में भी कभी मत करना, कि आप चाहे कहीं से कॉपी भी अगर करते हो, चलो फॉर एग्जाम्पल यू विल डू द कॉपी, राइट, तो आपको पता होना चाहिए मैंने कॉपी किया तो उसका मतलब क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, राइट, अब मैं बोल दूं कि यूज एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, और आगे चलूं सिर्फ बोलोगे एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इंप्रेशन यू विल गेट अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। आप बोलो सर आप खुद तो लिख रहे हो, आपने खुद तो हमें बताई ये चीज, तो आप खुद एक्सप्लेन तो करोगे व्हाट डज इट मीन। और मैं अगर कोई चीज लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं भी ये सोच के लिख रहा हूं ना कि आई शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, राइट। सो जो आप एग्जैक्टली लिखना चाह रहे हो मेक श्योर वही उसका मतलब होना चाहिए। पुट योरसेल्फ in the place of reader. Read the document. ठीक है ना, रीड द डॉक्यूमेंट, अपने आप को रीडर की जगह पर रख के देखो कि हाँ जी मैं रीडर हूं, और ये समझो किसी और ने लिखा है। नाउ अगर वो डॉक्यूमेंट में सेम इंटेंशन आ रही है, उसका मतलब अगर सेम है तो समझ के चलो कि आपने जो लिखा सही लिखा। भूल जाओ कि मैंने लिखा, बस एज ए रीडर किसी और ने लिखा, मैं पढ़ के देखो इसका मतलब क्या निकलता है, राइट। और कभी भी याद रखना आप कोई चीज ड्राफ्ट करोगे, मेक श्योर यू नीड कंसंट्रेशन। अभी नहीं, हम करेंगे आगे, तो मैं आपको आगे की बातें बता रहा हूं। जब हम लोग चीजें ड्राफ्ट करने बैठेंगे ना, आपको वो चीज खुद देखना, कुछ चीजें आप ड्राफ्ट जब कर रहे होगे आप भी सोचोगे मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, मेरे दिमाग में चीजें आ रही हैं, मुझे इसमें लिखनी है, बस यही ड्राफ्टिंग है और कुछ नहीं है। हाँ बस एग्रीमेंट होते हैं और डीड्स होती हैं, कंसेप्ट थोड़ा बदल जाता है, बट है तो आपका ये खुद का ही स्किल कि मुझे कैसे लिखना है चीजों को, और बिना लिखे नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं आ सकता। अगर कोई बोले कि मैं ड्राफ्टिंग करूं और मैं ड्राफ्टिंग को इस तरीके से करूं कि बस एक बार कर लिया, मेरे दिमाग में मेरे जहन में बैठ गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कैसे लिखना है, बिना लिखे यू कांट डू दैट। तो ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत बार रिपीट करूंगा कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ड्राफ्टिंग में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, राइट। वो आपको अपना आलस छोड़ के वो करना ही पड़ेगा कि भाई लिखना है मुझे, वो बताऊंगा आपको रूटीन भी कैसे बनानी है, वो मैं भी आपको डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा टाइम किस मौके पे निकालना है कि चलो यार कुछ नहीं मैं एक एग्रीमेंट ही ड्राफ्ट कर लेता हूं अपने आप ही, ठीक है। सम डोंट्स, अब डूज हैं सम डोंट्स, वो क्या होने चाहिए। पहला, अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। ठीक है, अवॉइड, जनरली कई बार नहीं हो पाते, जो कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लेसर लेसी, जो कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जो कई बार कंफ्यूजन करते हैं, राइट, बट सम टाइम करने पड़ते हैं, बट अवॉइड टू सेम एक्सटेंट, जो फोनेटिकली सेम साउंड करते हो लेकिन उनका मतलब अलग अलग हो, तो वी शुड अवॉइड दैट,
right? Draftsman should avoid using the word like less than or more than. Instead, it is desirable to use not exceeding. और ये एक एक्चुअल चीज भी है, पता है, कहीं पर भी लॉ में भी, हमारा जो कंपनीज एक्ट भी है, अगर आप देखोगे उठा के, वहां पर भी जो पेनल्टीज या अमाउंट फिगर्स डिफाइन की जाती है ना, तो कभी भी लेस देन और मोर देन वर्ड यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन्स. इट शुड ऑलवेज बी कि आपके ऊपर फाइन लगेगा बट नॉट एक्सीडिंग इतना अमाउंट, या इतना नहीं, लेस देन इतना, या मोर देन इससे ज्यादा नहीं होगा. इट शुड नॉट बी मोर देन, इट शुड नॉट बी लेस देन, नॉट, इट शुड नॉट एक्सीडिंग. सो जनरली दीज आर यूज, और हमारे इवन कंपनीज एक्ट में भी यही बातें यूज की गई हैं. कंपनीज एक्ट में पूरा ही है, क्योंकि ड्राफ्ट जब हुआ है एग्रीमेंट, तो उन्होंने प्रॉपर चीजों को दिमाग में रखते हुए एक्ट बना है. तो एक्ट में, ड्राफ्टिंग में यही चीजें यूज की गई हैं, राइट. जनरल एडवाइस है कि अपने को ऐसे करना चाहिए, राइट. इन राइटिंग एंड टाइपिंग, जब हम उसको किसी को लिखते हैं, फॉलोइंग मिस्टेक्स शुड बी अवॉइडेड. जैसे एंड और और का मतलब क्या है? एंड और से कहानी बदल जाती है, ठीक है ना. एंड मीन्स बोथ, और दोनों में से कोई एक, दैट वी नो. एंड और फॉर मिस्टेक शुड बी, कई बार हम लिखते हैं नो, नाउ, राइट. जो वर्ड्स काफी वो आपस में इंटरचेंजेबल हो जाते हैं. प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, राइट. कोई चीज आप लिख रहे हो, किस तरीके से लिख रहे हो, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि पास्ट टेंस में होना चाहिए, उसका मतलब ही बदल जाता है. तो उन चीजों को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है. हाँ, नेगेटिव फ्रेजेस, अगर कोई चीज रिस्ट्रिक्शंस है, नेगेटिव फ्रेजेस should be carefully employed. राइट. नेगेटिव मतलब रिस्ट्रिक्शंस, कोई चीज, किसी चीज को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से अप्लाइड होनी चाहिए. ठीक है ना. सो दीज आर सर्टन डूज एंड डोंट्स जो एडवाइजेबल है कि वाइल ड्राफ्टिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. वी शुड डू दिस, वी शुड नॉट डू दिस. क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान में अपने को हमेशा रखना ही रखना है. या अगर क्रक्स बताऊं, इन सब बातों का मतलब क्रक्स एक ही है, सिर्फ सिंपल, सिर्फ एक ही बातों का मतलब है इन इन नटशेल. अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कोई भी चीज आप लिखते हो, वट एवर यू ड्राफ्ट, सो मेक श्योर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कॉम्प्लिकेशंस ना करो. इंस्टेड ऑफ लंबा लंबा लिखने की बजाय शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो,
ताकि वो इजीली समझ आ जाए, इजीली अंडरस्टूड हो, इजीली ग्रैप्स हो जाए, राइट? उस तरीके से लिखो, और सिंपल लैंग्वेज जितना आपको आता है. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू शुड हैव योर वोकैबुलरी वेरी गुड. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड हैव इंग्लिश लैंग्वेज अप टू द मार्क, तभी आप लिख पाओगे. सिंपल लैंग्वेज भी आप यूज करके इसको लिख सकते हो. बाकी जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे फिर तो तब हम बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से और कैसे उसको लिखना है. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टर्म्स हैं हम लोग समझेंगे, लाइक कन्विंसिंग क्या होता है, डीड क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं. बिफोर वी मूव टू एक्चुअल ड्राफ्टिंग कुछ 2-4 टर्म्स हैं जो अपने को अंडरस्टैंड करनी है, राइट? वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू उसको आगे फर्दर बढ़ाएंगे. ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.